यस बॉस, आज मैं आप सबकी असली कहानी सुनाने आया हूँ। क्लास बाद में शुरू करते हैं। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। 12th क्लास के बाद आपके सारे दोस्त अलग अलग रास्ते चुनते हैं। कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई बीबीए और कोई एमबीए कर रहा है। बट आप सब ने डिसाइड किया है कि सीए बनना है और ओनली सीए ही बनना है। क्यों भाई लोग, सही कहा ना? यात्रा शुरू होती है और आपको इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। चॉइस जो इतनी स्पेशल है तो कीमत भी भारी होगी। क्यों, सच कहा ना? ये इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहला मॉनेटरी कॉस्ट की बात करते हैं। एडमिशन फीस, कोचिंग, किताबें, टेस्ट सीरीज, लैपटॉप, इंटरनेट, एआई ट्रेनिंग, ये सब एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन असली कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है। जब तुम्हारे दोस्त वीकेंड पर मूवीज देख रहे होते हैं, ट्रिप्स पर जा रहे होते हैं, तुम उस वक्त या तो ओम सर की एफएम की क्लास देख रहे हो या एफएम के सम्स लगा रहे होते हो। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आता है टाइम कॉस्ट। 4 to 5 साल तक डिसिप्लिन, स्टडी, क्लासेस, प्रैक्टिस, देर रात की पढ़ाई, जैब दोस्त रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप का आनंद ले रहे होते हैं। तुम्हारे हिस्से आता है आइसोलेशन या ब्रेकअप, और तो और कभी कभी परिणाम में देरी। कभी एक ग्रुप पास होता है, कभी नहीं होता। और जब रिजल्ट के दिन स्क्रीन पर मार्क्स थोड़े से कम आ जाते हैं, तब स्टूडेंट फील करता है इमोशनल कॉस्ट। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, लगा रहता है। वो फिर से बुक्स उठाता है, फिर से प्रेपरेशन स्टार्ट करता है, एग्जाम हॉल में बैठता है, और एक दिन रिजल्ट आता है, स्क्रीन पे लिखा होता है पास। उस दिन उसको समझ आता है सीए बनना आसान नहीं था। इस जर्नी का कॉस्ट बहुत हाई था। मनी, टाइम, एफर्ट्स, सैक्रिफाइसेस, इमोशंस। लेकिन उसका रिटर्न भी उतना ही पावरफुल था। सम्मान, ज्ञान, करियर और नाम के आगे एक प्रीफिक्स, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बॉस, बिल्कुल यही थॉट प्रोसेस कंपनियों में होती है। जैसे आपने सीए बनने के लिए इतना इन्वेस्ट किया और आपको एक मिनिमम रिटर्न चाहिए जीवन में, वैसे ही इन्वेस्टर्स जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी एक मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट होता है। और उस मिनिमम रिटर्न को ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो बॉस, याद रखना, इफ द कॉस्ट ऑफ बिकमिंग ए सी ए वॉज स्मॉल, नो बडी विल बेयर द कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी। और अगर कंपनी का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो तो कोई निवेशक उसमें पैसा नहीं लगाएगा। तो चलिए, अब शुरू करते हैं चैप्टर ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉपीराइट ऑफ दिस स्टोरी इज रिजर्व्ड विद प्रोफेसर ओम त्रिवेदी। Yes, boss, how are you? I hope you are doing well. I am fine. I am also doing well. कंपनी का पैसा, अगर कोई भी कंपनी में पैसा तब तक नहीं लगाएगा अगर उसकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो रिकवर ना हो जाए। ये पूरा चैप्टर इसी को फाइंड आउट करने का प्रोसेस है। लास्ट क्लास में, हाँ मैं क्लास शुरू कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था कि कैसे हम रोहन की स्टोरी से रोहन को अपना जितना एफर्ट है उसके बदले में जो मिलेगा क्या उससे वो सेटिस्फाइड है। कम से कम ब्रेक इवन तो आना चाहिए, कम से कम ब्रेक इवन तो आना चाहिए। तो ये कम से कम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। वो अपने शेयर होल्डर्स को, वो अपने डिवेंचर होल्डर्स को, वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो जो जिसने उसको लोन दिया है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करे। इसी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को निकालने का फॉर्मूला सीखा था, बहुत अच्छा सीखा था। लास्ट क्लास में मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दिया था। और नॉर्मली जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं इंडिया के अंदर तो अपन कैसे पढ़ते हैं, मतलब सारे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। वो केडी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिफरेंट मेथड्स, छोटे 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 स्मॉल में लाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। मैंने क्या किया, वो स्मॉल जो आइटम्स थे ना वो मैंने सारा आपको दे दिया था कल प्लेटर में बिछा के कुछ इस तरह से। मैंने कहा बिरयानी बनाते हैं, पहले मैं एक बिरयानी, एक बढ़िया सी वेज बिरयानी खिचड़ी बना के तुमको दिखाता हूँ, जो जिसको जो पसंद है। और उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि ये जो बन गया यही चाहिए क्या हमको इस चैप्टर के एंड में। तो आप सब ने कहा था यस सर यही चाहिए, वो चाहिए। तो उसके फिर छोटे छोटे टेक्निक हमने कल सीखने शुरू किए थे और आज हम उसको इंटेंसिफाई करेंगे। बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो आई होप कि ये वाला बाउल सबको याद होगा कैसे बना था। इसमें ना एक कैपिटल, एक सिक्योरिटीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। और वो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, हमारे मसाले, हमारे डेट हो सकते हैं, टर्म लोन हो सकते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, ये सारे हो सकते हैं। सब लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने सिखाया था
कि हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी या केओ बोलते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बुक वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बुक वैल्यू पे क्यों दिया, क्योंकि बैलेंस शीट जो कहानी कहता है और जो मार्केट में ग्रो ऐप जो कहानी कहता है, तुम्हारा डीमेट अकाउंट जो स्टॉक मार्केट जो कहानी कहता है, वो दोनों कहानियां समथिंग विच इज हियर इन बुक वैल्यू एट 100, ट्रेडिंग एट 230। तो अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों के हिसाब से जज करना पड़ेगा सो दैट कि हम साउंड फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। और एक फाइनेंस मैनेजर या सीएफओ की जिम्मेदारी होती है दो टाइप के डिसीजन लेने की। या ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं अपन, या दिमाग को खोलो, तैयार हो रहे हैं। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अपने को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गोल मीट करने होते हैं, डिसीजन हमारे ऐसे होने चाहिए। तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर के रेफरेंस से हमने ये छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी बीच में, ये अपने आप आई थी इसी बीच में। और ये सीखते हुए हमने निकालना सीखा था वेट्स के बाद हमने निकालना सीखा, हमें आपको केई, केआर, केपी, केडी, केटी ये सब गिवन था आपके पास। उसके बेसिस पे आपने डब्ल्यूई केई, डब्ल्यूआर केआर, डब्ल्यूडी केडी, डब्ल्यूपी केपी एंड डब्ल्यूटी केटी निकाला। सबको जोड़ा तो जो मिला वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पे एक सम करेंगे। इस सब का मेथड सिखाया, क्यों इसको हम, इसके अलग अलग नाम है। इसी को हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, हर्डल रेट बोलते हैं, कट ऑफ रेट बोलते हैं। सर इतने सारे नामानी सहस्त्रानी जप्यन्ते, मतलब सीधी सी बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवानों के कई नाम होते हैं। तो ये हमारे फाइनेंस का भगवान है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो हमको कम से कम अचीव करना ही है। तो इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा रहेगा तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सारे नाम आपको पता होने चाहिए। यस, क्यों निकालते हैं ये भी बताया था, काफी फंडा क्लियर किया था। मनी 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 इज नॉट फ्री। तुमसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे, तुमने तो बोला कि सर ऐसे थोड़ी दे देंगे आपको, कोई पेड़ पे थोड़ी लगते हैं पैसे, इसका चार्ज होता है। तो वो इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, वो कैसे तय होता है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें सीखने वाले हैं। बट इंटरेस्ट का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ये तय होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा समझाने की कोशिश करी थी। इक्विलिब्रियम है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, मार्केट में रिस्क और रिटर्न का हिसाब किताब कैसा चल रहा है, इसके बेसिस पे भी तय होता है। अगर काम रिस्की है, अगर बिजनेस रिस्की है, अगर हमें लग रहा है कि ये नया बिजनेस है और मैं शार्क हूं और मैं शार्क टैंक में पैसा लगाने वाला हूं, तो मैं मोटा चार्ज करूंगा। समझा क्या? क्यों? क्योंकि तेरा स्टार्टअप है, पता नहीं डूब जाए, तो मेरे को ना थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए और तुझे भी पैसे चाहिए। या मेरी कंपनी डूब रही है, सिंकिंग शिप है मेरी कंपनी, ऐसे समझो। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आजकल जो सिनेरियोज आईसीआई सेट कर रहा है ना, उसमें यही सब कहानियां करता है। तो मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम में ना तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। तो फाइनेंस जो पुराने तरीके से हम पढ़ते थे ना बेटा, कि बैठ के सम लगा रहे और उसी में कुछ आया तो समझ लिया और गप्पे मार ली, नहीं। फाइनेंस का डिस्कशन करो, और डिस्कशन जितना भी क्लास में हो रहा है ना एलेबोरेट, उसको याद रखो। यस, तो कंपनियों के पास ना ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये बंदा, ये कंपनी अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो इसमें अभी तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं ना हाई चार्ज करूंगा क्योंकि मेरा रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न मेरे को ज़्यादा चाहिए और कंपनी को देना पड़ता है शुरुआती दौर में। हाँ, अगर कोई कंपनी डूबती कंपनी है, जो अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर पढ़ते हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे अभी एडवांस अकाउंटिंग में। तो वो क्या है, क्यों करना पड़ता है? बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए करना पड़ता है। कभी एप्पल ने भी किया था अपनी लाइफ में। तो वहां पे हमें पैसे बहुत महंगे रेट पे मिलते हैं। तो ये रिस्क रिटर्न डिमांड सप्लाई का सारा सिस्टम है, ये डिसाइड होता है। यस, अभी तक जितना हमने कैलकुलेशन किया था उसमें टैक्सेशन को इग्नोर किया था। हाउएवर हमने एक और चीज निकालनी सीखी थी, क्योंकि हम कंपोनेंट्स पे जाने वाले थे। हमने सीखा नेट प्रोसीड किसे कहते हैं, हमने सीखा फ्लोटेशन कॉस्ट किसे कहते हैं, और नेट प्रोसीड डिफरेंट सिनेरियोज में कैलकुलेट कैसे करते हैं। और यहां हमने कस्टम जीपीटी, सीए जीपीटी विद ओम त्रिवेदी पे जाके वहां भी देखने की कोशिश करी कि कितने टाइप के इसमें एग्जाम ट्रैप बनाए जा सकते हैं, और कुछ और भी नए होंगे जो और भी मेरे रिसर्च होंगे, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी प्रूव हो जाएगा। कल जो भी पढ़ा था अगले कुछ मिनटों में हम ना उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं, स्टार्टअप एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आओ मेरे साथ कुछ करो। तुमको होमवर्क दिया था, वो तुमने कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी सब हो जाएगा।
10 मिनट और यू विल बी डन विद योर येस्टरडेज क्लास रिवीजन। चलो शुरू करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, फटाफट पेन एंड पेपर आप निकाल लीजिए, अपनी प्रैक्टिस बुक निकालिएगा जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नोट्स के लिए नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस। बहुत कम बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है, जो 5 कमिटमेंट मांगे थे ना हमने, भीष्म प्रतिज्ञा, बहुत कम बच्चों ने किया है। वो प्लीज़ कर देना कल जो मैंने आपको शुरुआत में क्लास के बोला था। यस, चलो, मैं एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा हूं। इसके कैपिटल के फॉर्म्स बता रहा हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, RE बोले तो रिटेन्ड अर्निंग, और उसके बाद हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और हमारे पास 15% डेट है, ठीक है। यहाँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ KE इज इक्वल टू KR। अभी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर रहे, इफ एंड बट जब उस आगे जाएंगे कॉम्पोनेंट में तो बात करेंगे। एंड दैट इज 20%। तो सर ये हमारे को अमाउंट बताइए, तो ये कितना है इसका जो अमाउंट है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल इन क्रोर्स है, इन क्रोर्स है, ठीक है। ये 40 का है, ये 20 का है, ये भी 20 का है, और ये भी 20 का है। सब मिला के 100 हो जाते हैं। फटाफट करना कैलकुलेट, बहुत इजी सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता ही है कि इनका जो कॉस्ट है, इनका जो के है, मतलब अलग अलग बोले तो कॉस्ट, ठीक है, हर कंपोनेंट का, ये आपको तो पता ही है ना कितना है। इक्विटी शेयर का कितना है, 20% है, इसका भी 20% है, और इसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो आपको पता ही है, ये लिखा हुआ है 10 है, तो 10% है। प्रेफरेंस डेट अपना 15% है। बट एक चीज़ छोटी सी याद रखना कि डेट को ना मैंने अभी जो अभी आपको दिया है डेट को, अभी मैंने बोला है इग्नोर टैक्सेशन। क्यों बता रहे हो सर, अभी क्लियर करूंगा आज के सेशन में, जस्ट इसके बाद, कि टैक्सेशन का क्या रोल है। डेट 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 अपना कितना है, अभी 15% पे है। आपको ना इसका वेट निकालना है, फटाफट इसका वेट निकालिए, फटाफट इसका वेटेड एवरेज निकालिए, ठीक है। और फिर इसके ना यहाँ पे आप मुझे KC निकाल के दीजिए, या KO जो भी आप बोलना चाहते हो, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा ये फटाफट सॉल्व करो। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, मैं तो नहीं रुकूंगा, पॉज करो, पहले सॉल्व करो, फिर मेरे साथ आगे की जर्नी करना। आप प्लीज जल्दबाजी करके ना आप आगे मत बढ़ना, सर बोलो ना हमको तो आता है, नहीं। आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, यहाँ पे पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप आगे जाएंगे इस सवाल को, ठीक है। मैं पैरेलली आपके साथ सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप इसको पॉज करके सॉल्व करके फिर ही जाएंगे, और आप खुद से करेंगे, आप मेरा सोल्यूशन नहीं देखेंगे। देखो मेरे लिए तो ये फॉर्मेलिटी थी, आई होप कि आपने कर लिया होगा। करो, सिंपल सी बात है। वेट्स निकालो, वेट कितना है, 0.4, 0.2, 0.2 एंड 0.2, ये टोटल होगा 1, ये टोटल होगा 1, सही है। उसके बाद अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये WEKE, WR KR, WP KP एंड WD KD। तो ये कितना निकलेगा, 8%, ये कितना निकलेगा 4%, ये 2%, और ये 3%, कितना हो गया भाई, 8 2 10 4 14 3 17%। योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17%, ठीक है। ये मेथड कल सीख लिया था, छोड़ना। और एक चीज और तुम लोगों को बताई थी कि हमारे जो वेट्स होते हैं इनको कितने डेसिमल तक ले सकते हैं, कितने डेसिमल तक ले सकते हैं, याद है, नोट लिखवाया था, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप ले सकते हो। ये तो नॉर्मल सा था ना, जब एम्बिग्यूटी होगी, थोड़ा सा जब कॉम्प्लिकेट करेंगे, डेटा के साथ इंस्टीट्यूट खेलेगा परेशान करने के लिए, तो वहां पे आगे हमारे सवालों में आएगा। 4 डेसिमल तक लेंगे, कल लिया था हमने 4 डेसिमल तक, ठीक है, डन, ये हो गया। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था, अगर अपने को KO निकालना हो तो क्या करेंगे, अपन WEKE प्लस WR KR प्लस WD KD प्लस WP KP, जो भी है आपका सीक्वेंस देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस P पहले था और D बाद में था, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 40/100 इंटू 20 प्लस 20/100 इंटू इंटू 20 प्लस WD KD, नहीं WP KP है पहले, 20/100 इंटू 10 प्लस 20/100 इंटू 15 इज इक्वल टू अपना वही आएगा, सॉल्व करोगे तो 17% आने वाला है, ठीक है।
तो ये भी एक फॉर्मूला हमने शॉर्टकट कल सीखा था, ये रिवीजन हो गया। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, सारे बच्चों ने पॉज करके कर लिया होगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कल जो सीखा था यही सीखा था, इस पूरे चैप्टर में यही करना है, लास्ट में जाके बड़े बड़े सम लगाने हैं, यही करने हैं, कंपोनेंट्स निकालने और अल्टीमेटली यही करना है लास्ट में। बहुत ही ईजी होगा, बुक वैल्यू पे करना है, मार्केट वैल्यू पे करना है, तो क्या ही आफत आ जाएगी यार, कोई ऐसी तो बड़ी बात है नहीं। हाँ, कल मैंने एक चीज आपको छेड़ी थी और छोड़ दिया था, जरा उस चीज को यहां पे एक छोटा सा फंडा लिखना, फंडा नंबर 7, ठीक है। जो बात जहां डिस्कस हो रही हो निपटा देना चाहिए, ताकि कल को अगर मैंने बोला था कि हम वेट्स निकालते हैं ना बुक वैल्यू पे और निकालते हैं मार्केट वैल्यू पे। सर टाइप्स ऑफ वेट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सर मॉड्यूल में लिखा है क्या? नहीं, ऐसा सच कोई बड़ा डिस्कशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है ना, ये जनरल नॉलेज है इस टॉपिक का, तो ये पता होना चाहिए आपको। आप समझ रहे हो? बताता हूं क्या है, बताता हूं। पहला होता है बुक वैल्यू वेट्स, ठीक है। बुक वैल्यू वेट्स जो आपको गिवन होगा, आप बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे निकाल लोगे। दूसरा होता है आपका मार्केट वैल्यू वेट्स, और तीसरा होगा आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, कंपनी ना एक प्रोजेक्शन अपने R&D, अपने रिसर्च, अपने हिस्टोरिक डेटा, अपने डेटाबेस से आपको बताएगी, जिसको हम बोलते हैं टारगेट वेट्स। ये ना ये फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको देगा, या आपका डेटा एनालिस्ट आपको देगा, जिसको आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हो, आपकी भाषा में बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो देगा। तो उस केस में अभी मैं क्यों बता रहा हूं सर, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई वेट आ गया, क्योंकि ऐसे आजकल पूछ देता है, तो क्या करेंगे? देखो बेटा, सीधी सी बात है, हमारे 99% क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? क्लियरली गिवन होता है बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट्स गिवन होता है। 1% चांस है कि ये आ सकता है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनना, किसको प्रेफर करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर टक्कर इन दोनों में होगी, जो 99% हमारी बुक्स में यही होता है, हमको डिसीजन लेना है कि मैं केओ यहां भी निकाल रहा हूं और केओ यहां भी निकाल रहा हूं। ऑब्वियसली दोनों के वेट्स अलग है ना बेटा, तो दोनों के तो केओ अलग निकलेंगे। अभी आपने निकाला होगा कल वाले क्वेश्चन में, एक का अलग निकला होगा, दूसरे का मार्केट वैल्यू वेट्स पे ट्रेडिंग एट, तो उस पे अलग वेट्स के हिसाब से अलग केओ निकला होगा, थोड़ा वेरिएशन रहा होगा कम ज्यादा का। जो डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ, ये लिख लेना, ये डिसीजन वाले क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स। क्योंकि क्या है, मेरे को रियल पिक्चर कौन दिखा रहा है, आज की रियल पिक्चर कौन दिखा रहा है? मार्केट दिखा रहा है। बैलेंस शीट depicts 20% viewpoint of any organization in financial decisions, in financial management. We don't wait too much to balance sheet. बैलेंस शीट को हम बस उसका डेटा यूज करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा एनालिसिस और उस पर बहुत ज्यादा भरोसा सिर्फ उस पर नहीं करते। हमारा 99% फोकस होता है मार्केट में क्या चल रहा है, फाइनेंस की दुनिया का, ये सबसे बड़ा सच है। तो यहां पे डायनामिक डिसीजन लेते हैं, इसलिए मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं अकाउंटिंग इज हिस्ट्री, फाइनेंस इज मिस्ट्री। यहां हम डायनामिक डिसीजन ले रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में बोलूं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलूं, वी आर वर्किंग ऑन DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अ सिस्टम विच हेल्प्स, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी समझने के लिए, जितने फाइनेंस मैनेजर और CFOs काम करते हैं उनको एक सिस्टम, एक कंप्यूटराइज इंटीग्रेटेड सिस्टम, ERP से अटैच सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। उसके लिए एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, कंपनी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, डिसीजंस लेने में, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, उसे बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फाइनेंशियल मॉडलिंग इसी का एक पार्ट है। क्या बहुत सुन रहे हो ना आजकल? फाइनेंशियल, और आप सबको इस पे काम करना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है।
एडवांस्ड एक्सेल, ये सब क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो किसी भी मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। किसको? सीएफओ को या एफएम फाइनेंस मैनेजर को हेल्प करता है। तो हमारा जो ये चैप्टर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें जो मेरे डिसीजंस होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे? 99% मार्केट वैल्यू के बेस पे। लेकिन सर, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सीधा सीधा टारगेट वेट जो स्टैंडर्ड है, जो डिफाइंड इन एडवांस्ड है, ये लिख लेना। डिफाइंड इन, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये सिलेबस में बहुत डिस्कस्ड है नहीं, लेकिन ये फंडामेंटल है, ये कॉमन, ये जनरल नॉलेज है, होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड डिफाइंड हो पहले से कि नहीं तुझे तो यही वेट लेने हैं, तेरे को दिमाग नहीं लगाना, मैं ही बता रहा हूं तेरे को, क्वेश्चन में दे रहा हूं तेरे को, यही फॉलो करना है, तो बेटा क्या करोगे? तो आप टारगेट वेट्स को लेंगे। देन टारगेट वेट इज कंसीडर्ड इफ, नोट लिख दूं नीचे, समझ तो गए हो, नोट लिख लो। इफ टारगेट वेट्स मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड वेट्स, स्टैंडर्ड, और ब्रैकेट में लिखो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, it will be considered for calculation of weighted average cost of capital KO and decision making। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखा, कोई बात नहीं, फिर से बोलता हूं। इफ टारगेट वेट्स आर गिवन, अब तक कोई क्वेश्चन आया है सर? हाल फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आईसीआई का जो मूड है उसमें हो सकता है किसी अटेम्प्ट में कुछ ना करे, सब इजी क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन है 7 नंबर का, बहुत इजी, हर बच्चा लिख सकता है, बट अब उसमें डाल दिया टारगेट वेट। बच्चा कह रहा है ये क्या बवाल है, हमको तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स पे काम करने की आदत है, ये क्या बवाल है? इसीलिए मैंने ये सब कहते हैं ना कि एग्जाम लाइफ में एक बार देते हैं, तो जितने भी फंडामेंटल्स हो ना वो डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, इट वाज बेसिक स्टफ, दैट्स इट। फिर से बोल देता हूं, 3 टाइप के वेट होते हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, टारगेट वेट्स। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में अगर बुल फाइट होगी तो किसको हम प्रेफरेंस देंगे? मार्केट वैल्यू वेट्स को, यस और नो, डिसीजन इसके बेसिस पे लेंगे। डन, ओके। टारगेट वैल्यू वेट्स अगर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्ड है, गिवन है बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कहता है भाई इसी के बेसिस पे तुमने अब डिसीजन लेना है, तो तुम क्या करोगे? टारगेट वेट को औकात दोगे। सर ये सिलेबस में दबी जुबान में लिखा होता है, यस, निकाल दिया इसको बाहर, ठीक है, नोटिंग करते हैं, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया, वेट्स फंडा नंबर 7। अब ना आपको छोटे छोटे मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों का कैलकुलेशन, इफ यू रिमेंबर। एक कैलकुलेशन आपको सिखाई थी, फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे चार्ज करते हैं, नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं। यस, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करना। अ कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स, छोड़ो ना, अभी सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, छोड़ो ना, अभी हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम किसी भी हमको तो अभी नेट प्रोसीड निकालना है। ऑफ ₹100 at 20% प्रीमियम, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, तो बताओ एनपी क्या होगा? फटाफट बता दो, आप बता दो, फटाफट बता दो, ऐसे ऐसे कैलसी पे लो। सबसे पहले बता दो 100 पे कैलकुलेट करेंगे, 120 पे। हमने प्रीमियम पे दिया तो हमने इश्यू, हमारा इश्यू प्राइस क्या है? 120। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? 5%, तो कितना बना? ₹6। तो हमारा नेट प्रोसीड क्या होगा? 120 माइनस 6 इज इक्वल टू 114। किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो परेशानी, कोई बात ही नहीं है, चीते की चाल और बाज की नज़र। क्लियर है, एकदम सिंपल है, कल का रिवीजन करा रहा हूं। एक और एग्जाम्पल लो, देखते जाओ, एग्जाम्पल कर रहे हैं, बस फटाफट कैलसी पे लगाना है आपको। स्लो देखना है, स्लो देखो, ठीक है, बहुत ही बेसिक स्टेप है, सबको आता है।
company wants to issue fresh equity shares, कंपनी चाहती है कि मैं इक्विटी शेयर इशू करूं, फ्रेश इक्विटी शेयर। करंट CMP लिखूं तो मतलब करंट मार्केट प्राइस इज ₹250, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, नेट प्रोसीड बताइए। अब ये क्वेश्चन तुमको फंसाने के लिए था। बोलो, कंपनी इशू करना चाहती है, इस क्वेश्चन में देयर इज नो मेंशन ऑफ इशू प्राइस, हाउएवर करंट मार्केट प्राइस इज गिवन। फ्रेश इशू करना चाहती है मतलब इंटरनल इक्विटी की बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल इक्विटी की बात हो रही है। नए इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई इक्विटी इशू करना चाहती है, या एग्जिस्टिंग को भी नया इशू करना चाहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और करंट मार्केट प्राइस 250 है। बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो यहां पे एक छोटा सा नोट लिखो, अगर कल नहीं लिखा था तो। ये देखो ध्यान से, इशू प्राइस नहीं है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन इशू प्राइस, ये तीनों इंस्टीट्यूट ICSI और CMA इंस्टीट्यूट, तीनों यही फंडा लेते हैं जो मैं दे रहा हूं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन इशू प्राइस एंड मेंशंस, ये अलर्ट की तरह लेना, ICI अलर्ट, CMA अलर्ट, CS अलर्ट, and mentions current market price, then assumed that the fresh issues will be made on what? current market price। और एक छोटी सी बात जो आपको भूलनी नहीं है, राइट this assumption on the top floor, on the top of the question। डन? ये assumption आपको टॉप पे लिखना है। अब ये आपको दे दिया, अब इसके बेसिस पे नाउ यू डिसाइड व्हाट विल बी द नेट प्रोसीड। तो सर अब तो आपने पिक्चर ही क्लियर कर दिया, क्वेश्चन साइलेंट है तो मेरा इश्यू प्राइस क्या होगा? ₹250, दैट इज माई CMP, क्योंकि मैं मार्केट से कम रेट पे क्यों इशू करूंगा? अनलेस अंटिल अदरवाइज समथिंग हैज बीन मेंशन्ड। यस, एंड देन माई FC इज इक्वल टू 5%, दैट इज 250 का 5%, कितना होगा? 50 का 5%, सॉरी 5%, 12.5 इज इक्वल टू 12.5। डन? देन माई नेट प्रोसीड विल बी, ये तो अब सारे निकाल लेंगे, 250 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 237.5 रुपीज। डन? दिस इज द सोल्यूशन इज द। ये भी बात क्लियर हो गई? सो अगर कोई भी, ये सब छोटे 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 ट्रैप्स है, एंड वी हैव टू मेंशन, वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन ऑल दीज थिंग्स। रिवीजन हो गया। एक लास्ट नेल इन द कॉफिन, ध्यान से सुनना। अब जो मैं तुमको मेंशन करने जा रहा हूं, एक एक्सेप्शन यहां सिखाया। अब अगले टॉपिक पे, आई होप कि मेरे साथ ही किया होगा ये आपने, क्योंकि इसमें 90% चीजें तुमको नोन थी और भी बाकी नोन थी, अलर्ट हो गए। ये अलर्ट ही था। एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। यस, सिक्योरिटी 1, दो टाइप की सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी, भाई मैं क्वेश्चन अभी ऑन द स्पॉट बना रहा हूं तो थोड़ा पेशेंस रखना। सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, ठीक है? रटे रटाए बुकिश क्वेश्चन नहीं, ऐसे खूब कांड कर रहा है ऐसे। सिक्योरिटी 1 का हमारा करंट मार्केट प्राइस है 250, इशू प्राइस है 220, फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। जरा बताओ आप फ्लोटेशन किस पे कैलकुलेट करोगे? CMP पे या इशू प्राइस पे? दोनों में जो ज्यादा है उस पे, या इशू प्राइस गिवन है उस पे? जरा फटाफट बता दीजिए। मतलब बहुत ही क्लियर है सर, करंट मार्केट प्राइस 250 है, मेरा दिल तो लपलपा रहा था कि मैं 250 पे ही इश्यू करूं, लेकिन क्या करूं,
कंपनी पैसा कलेक्ट करना चाहती है और कलेक्ट करने के चक्कर में ना उसने डिस्काउंट पे इशू किया, क्या किया? इशूड एट डिस्काउंट, यही बोलूंगा ना इसको। तो 30 रुपये कम पे किया, चलेगा ना मेरे को? तो मैं 220 पे 5% का टाका बढ़ाएगा, समझा क्या? डन। नाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग नेट प्रोसीड। एक और दे रहा हूं सिचुएशन। CMP 250 एंड इशू प्राइस 280। नाउ टेल मी किसको लोगे आप? विच एवर इज मोर। ऑब्वियसली यहां प्रीमियम पे इशू कर रहा है, तो हमको अगर फ्लोटेशन कॉस्ट 10% कैलकुलेट करना हो तो किस पे करेंगे? 280 का 10%, दैट इज माई फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट विल बी 28 रुपीज। डन, निकल गया? डन। जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करवा रहा हूं। एक और एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं इसके ऊपर, इसको जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको करना, इसमें कैल्सी शायद लगेगा। करंट मार्केट प्राइस इज 250 किसी भी सिक्योरिटी का, XYZ कंपनी का। इसका ये कंपनी दो इशू करती है। पहला ये पब्लिक इशू करती है, समझते हो ना पब्लिक इशू, आम जनता को। ये करती है 280 पे और इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है 10%। रुक जा, वेरी गुड। दूसरा ये राइट इशू करती है ₹200 पे और फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। तो आपको इस पे नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना है, 1 का भी और 2 का भी। जरा फटाफट बताइए आपके हिसाब से क्या बनता है, ये जरा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। दिस इज द लास्ट बॉल जो मैं तुमको मार रहा हूं। मतलब ठीक है, रिवर्स स्विंग हुआ तो ठीक है, तुम समझ गए, हाथ से छूटते के साथ ही समझ गए तो तुम छक्का ही मारोगे वैभव सूर्यवंशी की तरह। ठीक है, डिपेंड करता है। गुगली पकड़ लिया तो फिर ठोक देंगे, नहीं पकड़ पाए तो बोल्ड होंगे, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा होगा, और क्या होगा। चलो ठोक के बोलो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो गए इसके। देखो पब्लिक इशू है तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको फ्रेश इशू मानेंगे। 280 फ्लोटेशन -10, ठीक है, 28 रुपए माइनस करेंगे तो कितना होगा? 280 - 28 इज इक्वल टू 252। सही निकाला क्या? 252 रुपीज हमारा नेट प्रोसीड होगा। आन इसका मतलब कैश इनफ्लो कंपनी का ये होने वाला है, फाइनली ये पैसा कैश आने वाला है कंपनी के पास। डन। राइट इशू का मतलब क्या होता है? यहां थोड़ा सा एक गैप है। राइट इशू किसको करते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पब्लिक को नहीं करते। राइट इशू का मतलब क्या है? ये तो पता ही है वैसे आपको। राइट इशू का मतलब होता है इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एक छोटी बात ध्यान रखना, लेकिन यार यहां पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर होता है या जो ये पैदा होता है, इमर्ज होता है, कब? जब हम कोई ना कोई इश्यू करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग शेयर्स और इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर कोई नया इश्यू किया, पहले इनको ऑप्शन दिया, कैसा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑप्शन दिया कि तुम जितना खरीद सकते हो पहले खरीद लो, जो बच जाएगा ना वो मैं मार्केट में लोगों को दूंगा, तुमसे बच जाएगा तो मैं इसको चढ़ाऊंगा मार्केट के ऊपर। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने वालों को भी दिया तो इश्यू तो फ्रेश ही किया ना। हाँ, तो ये जो इश्यू प्राइस है, मतलब इनको हमने डिस्काउंट पे इश्यू किया 200 पे, इनको ऑप्शन दिया 200 को, देखो मार्केट वालों को दिया 280। आप समझ रहे हो? ये भी तरीका है, ये भी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये राइट इशू, ये न्यू इशू माना जाएगा टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर गलती से क्वेश्चन में ये लिखा हो तो कहीं इसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाली कहानी समझ के फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस मत कर देना। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे 5% है, इन पे 10% है, क्यों कम लिखा है मैंने? ये भी पकड़ने की बात है, ये भी साइकोलॉजी है। ऑब्वियसली ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह कम होते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम होते हैं, इसलिए 5% है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीएमपी पे या 200 रुपए पे? इश्यू प्राइस पे। तो यहां हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? ₹200 इंटू 5% इज इक्वल टू ₹10। दिस इज माई फ्लोटेशन कॉस्ट। माई नेट प्रोसीड इज इक्वल टू 200 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹190। कंपनी को ये कैश फ्लो आएगा और इसके बेसिस पे वो अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा। क्लियर है? ये टॉपिक एकदम रिवाइज हो गया अच्छे से, इसमें कोई गलती तो नहीं करोगे आप, और आपको इंस्टीट्यूट अब फंसाएगा भी नहीं। जितना होना था इसमें, जितना गेम खेलना था आईसीआई का, हमने खेल लिया। फटाफट पहले नोट करो। मैं फुल स्क्रीन देता हूँ, आप पेजेस को नोट करो जितना भी अभी किया है। अगर तुमने ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन नोट नहीं किया था तो करो, पॉज करो, नोट करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये फंडा टाइप्स ऑफ वेट वाला जरूर कर लो अच्छे से। देन ये वाला पॉज करके नोट कर लो। ये सारे एग्जाम्पल अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ताकि कभी भी जब इसको रिवाइज करो तो ये दिमाग में बातें फ्रेश हो जाएं। देन दिस पेज, देन ये राइट इशू वाला भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल यू शुड नोट इट डाउन। ठीक है, लॉक किया जाए। यहां से आगे बढ़े हम। चलो गुरु, शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब एक नया टॉपिक अब हम एंटर कर रहे हैं कंपोनेंट कॉस्ट में। कल एक छोटा सा एग्जांपल कराया था लास्ट क्लास में, और आपने किया भी था कि उसमें मैंने टीवीएम का यूज़ किया था एंड नथिंग एल्स। सो नाउ दिस इज फंडा नंबर 8। एंड कंपोनेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में मेजरली जो हम 2-3 हेड्स की बात करेंगे, जो करने वाले हैं पूरे टॉपिक के अंदर। बड़े ध्यान से इसको करना, क्योंकि पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कोई भी क्वेश्चन को शुरू करोगे शुरुआत में यही दिखता है, ऑलमोस्ट यही दिखता है। अब एक एक निकालेंगे। दैट इज देयर विल बी डिबेंचर्स, देयर विल बी बॉन्ड्स। दो मेजर आइटम की बात करेंगे। डिवेंचर्स कैन बी redeemable, it can be irredeemable। एक और मेजर कैलकुलेशन करेंगे, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ठीक है, जो मेजर 3 हेड्स है जिस पे क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड्स में हम बात करेंगे प्लेन वनीला बॉन्ड, कन्वेंशनल बॉन्ड, एटसेट्रा। ठीक है, ये टॉपिक्स, ये सब की कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले, ये मेजर हेड्स हैं जो हमको आगे दिखने वाले हैं। ओके, अभी इन पे जाने से पहले डिवेंचर्स की बात करते हैं। कोई भी डिवेंचर, कोई भी डेट, डेट की कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट क्या है? से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ओटीसी लिमिटेड, ये इशू करती है 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100, ऑफ ₹100 या 1000 कर देते हैं। 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। बोले तो कितने के डिवेंचर हो गए? दिस इज व्हाट, दिस इज माई एफवी, फेस वैल्यू। सो 1000 इंटू 1000 बोले तो 10 लाख के डिवेंचर्स हो गए। इतने डिवेंचर इशू किए। डिवेंचर का हमेशा एक कूपन रेट होता है, गिवन होता है। 1000 डिवेंचर्स। कौन से डिवेंचर? 10% डिवेंचर, मतलब इस पे 10% डिवेंचर। मतलब क्या? मीनिंग व्हाट? मीन्स दिस इज नथिंग बट, डिवेंचर होल्डर को क्या देते हैं हम?
इंटरेस्ट, बेसिक कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 10%। ये इंटरेस्ट क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। तुम कुछ भी करो, तुमको ये तो अमाउंट उसको पे करना ही करना है डिवेंचर होल्डर को 10%। 10% मीन्स दिस इज फिक्स्ड रेंटल, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट की तरह है। ये पर एनम तुमको ये 10% का देना ही देना है। अब ये कैलकुलेट किस पे होता है? सो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, एनीवन फटाफट बता दो, पता है तुमको, अकाउंटिंग में कर चुके, ऑन फेस वैल्यू हमेशा। मतलब अगर मैं बोलूं कि 1000 डिवेंचर ऑफ 1000 ईच इश्यू किए कंपनी ने, तो इसको पर डिवेंचर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 1000 का 10%, मतलब 100 रुपए का इसको इंटरेस्ट देना है। ये तो पहली कैलकुलेशन है जो दिमाग में होनी चाहिए, और ये फिक्स्ड है भाई, ये तो देना ही देना है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लीवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बाद। मतलब ये तो एक तरह से ऐसी लायबिलिटी है जो तुम कुछ भी करो, बाकी चीजों में प्रेफरेंस है, लास्ट में होगा, सेटल होगा, नहीं होगा, इक्विटी शेयर होल्डर, रिटेन्ड अर्निंग, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्या देंगे, उसके रूल्स अलग है, वो वहां डिस्कस करेंगे। बट ये तो इंटरेस्ट देना ही देना है। ये तो इसके कॉन्स हैं, कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन है जो उसको पे करना ही करना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, जो इंटरेस्ट है, मैं कहता हूं इट सेव्स टैक्स। बोलो यस और नो? क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स सेव होता है। इफ यू गो ऑन इनकम स्टेटमेंट, जो मैं अभी बना के दिखाने वाला हूं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? EBIT, ऐसे समझो, EBIT क्या हुआ? ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब पहले इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये माइनस होगा, फिर जो आएगा वो होगा प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट मान लो 100 रुपया था, इंटरेस्ट 20 दे दिया, तो मेरे को टैक्स कितने पे देना है? 80 पे देना है। सपोज अपने को 30% देना है, किस पे देना है? 80 पे देना है। बोलो यस और नो? 100 पे नहीं देना। तो इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स बच रहा है ना, तो नेट कॉस्ट क्या है? नेट कॉस्ट 20 नहीं है, जो 30%, 20 का 30% जो हमने सेव किया कि नहीं किया? अदरवाइज हमको 100 पे लग रहा होता, 30 रुपए लग रहा होता, अभी 80 पे लग रहा है, तो अपने को टैक्स कितना देना पड़ेगा? 24 रुपया देना पड़ेगा। तो अपनी सेविंग क्या हुई? ₹6। ये ₹6 क्या है? ये ₹6 इंटरेस्ट का 30% है। बोलो यस और नो? ये 6 कहां से आया? जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, अभी ऐसे ही रफली बता रहा हूं। सो दैट इज व्हाट 20 का 30%, मतलब 6 रुपए, ₹6। मतलब ये पैसे हमारे बच गए क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवेंचर पे। ये इसका प्रॉस है, ये इसका फायदा है, बेनिफिट है, इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट। इसको मैं बोलूंगा इंटरेस्ट, सॉरी, टैक्स शील्ड क्रिएट करा, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड और सेविंग। इसकी वजह से, इंटरेस्ट पे करने की वजह से मेरा टैक्स बच गया 6 रुपए का, और पैसा नहीं गया तो फाइनेंस के टर्म्स में आया ना, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, लिख के दूं क्या? क्या बोला मैंने? बहुत सीरियसली लेना यहां और कॉस्टिंग में। पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, अग्रीड और नॉट होता है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, मनी सेव्ड मीन्स मनी अर्न फाइनेंस की लैंग्वेज में। ये इंटरेस्ट की वजह से ये टैक्स मेरा बचा जो मुझे गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ा। बताओ, ये 6 रुपए नहीं तो कैश आउटफ्लो होता,
अभी क्या हो गया, ये बच गया, ये कैश इनफ्लो का फॉर्म हो गया, एक तरह से मेरे कैश इनफ्लो को इंक्रीज कर रहा है ये, यस और नो, यस। तो ये डिवेंचर में जब हम किसी डेट की कैलकुलेशन करते हैं, उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे पे करते हैं, और इंटरेस्ट पे करने की वजह से मेरा टैक्स बचता है, मेरा टैक्स बचता है। इंटरेस्ट पे नहीं, मतलब हमने अगर डेट लिया है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, तो मेरा टैक्स बचेगा, नहीं तो टैक्स पूरे पे देना पड़ेगा। एक ना इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इतनी बात समझ में आई? हम कहां पे हैं? अभी रुक जाओ, फॉर्मूला नहीं बनाया, फॉर्मूला बना दूंगा आसानी से, फॉर्मूला मैं बना के दूंगा, डेराइव करके दूंगा, रटवाऊंगा नहीं। मैंने सिंपल सा डिस्कशन किया, डिवेंचर रिडीमेबल हो सकता है, इरिडीमेबल हो सकता है। रिडीमेबल मतलब एट द एंड ऑफ अ 10 ईयर से 5 ईयर समथिंग विल बी रिडीम्ड, एग्जांपल से समझेंगे। इरिडीमेबल मतलब परपेचुअल टाइप, इन्फिनाइट तक, आज 1000 रुपए दिया, जीवन भर कर्जा खाया तुम्हारा, ठीक है, देते रहो 100 रुपए, 50 रुपए देते रहो, जीवन भर देते रहो। कन्वर्टिबल डिवेंचर कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग हाइब्रिड डिवेंचर भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। दिस इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डिवेंचर, डिटेल में आगे बात करेंगे। बॉन्ड्स अपने प्लेन वनीला बॉन्ड भी हो सकते हैं, कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, हमको दोनों पढ़ना है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो एक कंपनी ने अगर इशू किया कोई भी डिवेंचर या बॉन्ड इशू किया, तो उसको क्या देना है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना, कूपन रेट, वो मेंशन्ड होता है। 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 13% डिवेंचर, 15% डिवेंचर गिवन होता है। अभी वाला डिवेंचर कितने का है? 10% डिवेंचर है, ठीक है। तो यहां से आपको पिक करना है, बट ये 10 क्या फाइनल है? नहीं। क्या ये फाइनल है? अब टैक्सेशन का वो आ गया, इंटरेस्ट दूंगा टैक्स बचेगा, तो नेट रेट क्या होगा? ऑब्वियसली यार, इंटरेस्ट माइनस टैक्स होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स होगा। यही अभी निकाला ना हमने ऊपर, यहां पे अभी रफली सीख रहे, फिर इसको मैं कैलकुलेट करके भी देता हूं फॉर्मूले के साथ। अभी हमने क्या निकाला, मान लो मेरे को 10% इंटरेस्ट देना है और मेरा टैक्स रेट 30% है। सो 10% 20 रुपए होते हैं, और मेरा इंटरेस्ट और मेरा टैक्स रेट 30% है, तो कितने बच गए? 6 रुपए कम हो गए ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, मुझे 70% ही देना पड़ा ना, 20 का 70% ही देना पड़ा ना, 14 रुपीज ही देना पड़ा ना। मेरे 6 रुपए तो सेव हो गए ना 20 में से। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 14 रुपीज है। वहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ, इंटरेस्ट, और ये है टैक्स 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, समझ गए? अदरवाइज इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं, क्या बना? इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट का टैक्स रेट 30%, समझ में आ गई बात? और यहीं से फॉर्मूला बना, इंटरेस्ट 1 माइनस 30%, यहीं से फॉर्मूला बना, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। सो अभी मेरा इंटरेस्ट कितना है? 10%, और यहां कितना है? 1 माइनस 30%, 0.3। तो मेरा एक्चुअल क्या बना? 10 इंटू 0.7 मतलब 7%। सो मेरा केडी क्या बना? कॉस्ट ऑफ डेट क्या बना? 7%। क्यों 7 हो गया? 10 कूपन रेट जो था वो 7 क्यों हो गया? क्योंकि टैक्स has not been ignored now, tax has been incorporated, and that due to that जो टैक्स का रेट था उसमें से टैक्स सेव हो गया। अगर यहाँ टैक्स रेट इसकी जगह 50% होता तो यहाँ क्या हो जाता? 1 माइनस 0.5। अब कितनी सेविंग होती? 50% सेविंग होती, इंटरेस्ट की 50%। मतलब अब मेरा रेट क्या हो जाता? 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5%। मतलब टैक्स रेट घटेगा तो ये हमारा केडी घटेगा, टैक्स रेट घटेगा, ये केडी बढ़ेगा, और टैक्स रेट बढ़ेगा, केडी घटेगा। ये रिलेशनशिप है 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, समझा? ये फायदा है इंटरेस्ट
टैक्स सेव करता है। कैसे? तो वो उसके केडी के कैलकुलेशन में, इसीलिए जब भी टैक्स का प्रोविजन क्वेश्चन में होगा हमेशा हम इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करेंगे। एक बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, रफली क्लियर हो गई। अभी रफली समझा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आई होप सबको क्लियर हो गई। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन था, नॉर्मल सा अरिथमेटिक था। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल अपन किसका ले? दो कंपनियों का लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं पर्टिकुलर्स और एग्जाम्पल में क्या बनाते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, एक कंपनी लेते हैं, कुछ पॉपुलर सा लेते हैं, बीटीएस आर्मी, नाम सुना होगा। और एक बड़ा ही फेमस है बच्चों के बीच में, जेनजीज के बीच में, ब्लैक एंड पिंक। ब्लैक एंड पिंक दो कंपनियां हैं। सर इन दोनों में क्या खास है? ये कंपनी, इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये डेट लेती है। ये कहते हैं जी देखो हम तो कर्जा उठाएंगे, लोन उठाएंगे, हमको इंटरेस्ट देना पसंद है। और ब्लैक एंड पिंक है, बोलते हैं नहीं हम तो ऑल इक्विटी चलेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये कह रही है नो डेट। तो दोनों का इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखेगा मित्रों, यही समझना है। रुक जा भाई, यस, दोनों का इनकम स्टेटमेंट अपने अपने अजम्पशंस के साथ कैसा दिखने वाला है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। लेट्स मेक इट। ठीक है, यस, आप समझ रहे हो? बीटीएस आर्मी है, वो कहती है मैं डेट के साथ जाऊंगा। ब्लैक पिंक है, वो कहता है मैं डेट नहीं लूंगा, मतलब मुझे इंटरेस्ट पे करना अच्छा नहीं लगता, फिक्स्ड कॉस्ट। देखो बीटीएस आर्मी फिक्स्ड कॉस्ट बियर करने को तैयार है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर साल देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, जीना मरना, टैक्स से पहले इंटरेस्ट देना है। और ये कहती है नो फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब अगर इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करो, अगर इसको डिफाइन करो, एक वर्ड दे रहा हूं जो तुमको काफी समझ आ जाएगा, सुनते के साथ ही सीखते जाओ छोटे छोटे शब्द, वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज। जब बीटीएस आर्मी कहती है कि हम डिवेंचर इशू करेंगे, हम टर्म लोन लेंगे, हम बॉन्ड्स इशू करेंगे, तो हमको इंटरेस्ट वगैरह तो पे करना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे लीवर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? लीवर्ड फॉर्म। ठीक है, लीवर्ड और एंटिटी। दूसरी तरफ ब्लैक एंड पिंक कहती है नो डेट, हम तो टीसीएस की तरह है। टीसीएस कहती है भाई हमको कर्जा नहीं, हमको उधारी नहीं चाहिए, कर्जा नहीं, हम नहीं लेते यार, हम डिवेंचर वेंचर डेट वेट के चक्कर में नहीं पड़ते। कुछ पार्ट है बट ऑलमोस्ट वो फ्री है, इससे ऑल इक्विटी फॉर्म टाइप है। वो कहती है, उसको बोलेंगे अनलीवर्ड फॉर्म। एक और बात हमने यहां पे जोड़ ली, ULE, अनलीवर्ड फॉर्म। छोटी छोटी बातें सीख ली हमने। अब दोनों का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT से। इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब ये वाली जो पहली वाली बीटीएस आर्मी है, ये क्या है? लीवर्ड फॉर्म है। जरा इनकम स्टेटमेंट में चेंजेस देखना, जो आप जानते हो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एग्जाम में अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? लेस इंटरेस्ट। तो आपको भी पता है यहां इंटरेस्ट होगा, यहां इंटरेस्ट नहीं होगा। तो से एट द रेट कुछ भी है, 20% का था, कुछ था जिसका 20%, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, 20 रुपए का इंटरेस्ट बना। और यहां तो नील होगा, बोलो यस और नो। तो अब देखो दोनों का अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका होगा 80, इसका होगा 100। अब आगे हम लेस टैक्स एट द रेट 30%। मान लो मुझे 30% टैक्स पे करना है, तो दोनों पे करेंगे। किस अमाउंट पे करेंगे? सर ऑफ कोर्स ये 80 पे करेगा तो इसका 24 रुपए का टैक्स होगा, और इसका कितना होगा? 30 रुपए का टैक्स होगा। ये दोनों का गैप कितना है? 6 रुपए का है। एंड यही तो सेविंग है, यही तो 1 माइनस टैक्स है। और ये 6 रुपए कहां से आया? 20 का 30%। ठीक है, आई इंटू टी, और यही माइनस हुआ हमारे
इंटरेस्ट में, ठीक है। ये जो बचाया ये हमारा कॉस्ट को घटाया, ठीक है। यस, अब देखो अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया, दैट इज योर 54 एंड दिस इज 70। सर अब इन्होंने क्या देना है, क्योंकि ये तो लीवर्ड फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, इक्विटी इशू करेगा। यस, तो लेस ये डिविडेंड देगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। इसने तो इशू किया नहीं था, यहां तो नील होगा, इसने किया है से इसने 6 रुपए दिया, तो अभी कितना हो गया, ये जो इसके बाद आया वो क्या हो गया, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां पे 54 है और यहां पे कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। इसके बाद लेस डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इस केस में नील है। यार एक गलती कर दी थी, ये 56 होगा, सॉरी, ये 4 ये माइनस हुआ ना, 56 होगा, सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। उसके बाद ये क्या होगा, 56, ये क्या हो गई, यही हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, ठीक है। कल को इसकी भी कॉस्ट निकालेंगे और इसकी भी इधर भी कॉस्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना है, इसलिए ये कैलकुलेशन अपन बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इसने पे किया से 14 रुपीज़, तो ये क्या हो गया, 50। दोनों के केस में आपने देखा क्या डिफरेंस, दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस होल स्टेटमेंट डिपिक्ट्स हाउ अ फर्म विद इक्विटी, विद प्रेफरेंस शेयर और विदाउट डेट एंड अ फर्म विद डेट, हाउ डज देयर इनकम स्टेटमेंट लुक लाइक, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में हमेशा छाप के रखनी है, जब हम केडी, केई, केपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिमाग में ये चलते रहना चाहिए, कहां से कौन सा पैसा किसको दे रहे, कौन सा प्री टैक्स है और कौन सा पोस्ट टैक्स है। सो अगर प्री टैक्स है तो क्या बोलोगे, इंटरेस्ट क्या है, प्री टैक्स है, और ये दोनों अमाउंट क्या है, ये 56 रुपीज, सॉरी, ये 6 रुपीज और ये 14 रुपीज किससे दिया, पोस्ट टैक्स अमाउंट से दिया, किससे दिया, पोस्ट टैक्स अमाउंट से दिया। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, बेसिक फंडामेंटल है। प्री टैक्स से क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, पोस्ट टैक्स अमाउंट से क्या दिया, प्रॉफिट से क्या दिया, हमने डिविडेंड्स दिए। ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। जस्ट टू नो आई शेयर ऑल दीज थिंग्स बिफोर आई गो ऑन एनी अदर कैलकुलेशन। यहां तक जो भी आपने किया ना, पहले इसको नोट करो, इसको कंक्लूड करता हूं इसके बाद। नोटो, आई होप कि यहां तक नोट कर लिया आपने। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो मैं देता हूं ना, ये पॉज करके नोट करने के लिए देता हूं, सो दैट कि मैं तो स्टार्ट हो जाऊंगा, तुम पॉज करके नोट करके देन आगे जाना, ठीक है। अगर मैं एक एक नोट्स को आपको बिठा के नोट कराने लग गया ना, तो पता चला क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं फुल स्क्रीन देके नोट करवाता हूँ। ये टेक्निक थोड़ी सी आप ध्यान रखना, और बीच में जब पॉज करके आपको कुछ होमवर्क करने को बोलता हूँ कि मेरे साथ करो, तो मैं तो 2 सेकंड के बाद फिर से शुरू हो जाता हूँ लेक्चर्स लेना, ठीक है। ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुमने वहीं पॉज करके फिर सुनना है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अदरवाइज क्या होगा, बड़े हम वो हो जाएंगे, मतलब हम बहुत स्लो हो जाएगी क्लास, मतलब बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, नहीं। वी हैव टू सेव टाइम एंड वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, ठीक है।
कहते हैं अंधेरा ढकले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेन दीवारों में तो ताले की खता क्या है। किसी के हुस्न की मदिरा नशे से भी ज्यादा नशीली हो, कोई पी के मर जाए प्याले की खता क्या है। ठीक है, लेट्स सेव टाइम, लेट्स लर्न मोर, अर्न मोर। टाइम बहुत प्रेसियस है। अभी तक जो हमने सीखा, क्या सीखा हमने? सीखा कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना है। किन किन चीजों की बात करेंगे? ये सारे आइटम है। रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल होगा, कन्वर्टिबल होगा, बॉन्ड्स आएंगे या प्लेन वनीला, कन्वेंशनल, मेजर टाइप्स यही हमारे सामने अभी आने वाले, इनकी बात करेंगे। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इंटरेस्ट हम जब भी कैलकुलेट, एक तो सबसे पहली बात इनमें इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू पे करेंगे। ये 2-3 फंडे एकदम क्लियर हो गए। कैसे करेंगे ये करके दिखाया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट के साथ एक चीज फ्री के साथ फ्री आती है, फ्री इज नॉट फ्री। वो कहता है भाई इंटरेस्ट अगर तुम पे कर रहे हो, तुम्हारा टैक्स बच रहा है इसकी वजह से, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना तुम्हें टैक्स सेव करके दे रहा है, तो तुम्हारी एक्चुअल रियल इंट्रिंसिक कॉस्ट क्या है उसकी, तो वो तो इंटरेस्ट का जो सेविंग कराया उसको तो माइनस करोगे ना भाई, क्योंकि तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रियल कॉस्ट बतानी है हमको आज की डेट में। तो हमने फॉर्मूला दिया 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, डन डन। और इसको हमने ब्लैक पिंक और बीटीएस आर्मी के 2 लीवर्ड अनलीवर्ड फर्म के डिस्कशन से हमने कंप्लीट कर लिया। एक ऐसी कंपनी जो डेट लेती है, टैक्स की सेविंग करती है, एक जो नहीं लेती है वो डिविडेंड देती है, उसको टैक्स सेविंग नहीं, पोस्ट टैक्स अमाउंट से वो डिविडेंड देती है। और इंटरेस्ट हम प्री टैक्स अमाउंट से देते हैं, टैक्स पे करने से पहले इंटरेस्ट देते हैं, वो आगे चल के हमारी टैक्स को बचाता है क्योंकि हमारी इनकम को घटा देता है वो। ठीक है, वो पीएनएल का पार्ट है। यस, इतनी बात तो सारे अपने अकाउंटिंग फाइनेंस के बच्चों को समझ में आती है, आ गई होगी। अब चलो बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा एक कंपनी है, ये इशू करती है 15% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स इशू करती है और टैक्स रेट 50% है। कितने का? क्या गोली मारो, तुमको बताना है इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, केडी क्या होगा। कैसे बताओगे? कैलकुलेट करो फटाफट। अभी अभी जो सीखा बस उसको कंक्लूड कर दो इस फंक्शनिंग से। आपने सीखा ना आई 1 माइनस टैक्स, मतलब सर यू तो 15% है, यही लिखा है, तो 15 टैक्स बचाएगा, सो 1 माइनस 0.5 मतलब 15 इंटू 0.5, 7.5%। दिस इज माई केडी। जब मैं केओ कैलकुलेट करूंगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वहां कितना लेके जाऊंगा? वेट के साथ केडी की वैल्यू 7.5% लेके जाऊंगा। डन, ऐसा गिवन हो, सिंपल है। अब और एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने क्या बताया? डिवेंचर्स कितने टाइप के होते हैं? मेजरली 2 बताए आपको। एक होगा इररिडीमेबल और एक होगा रिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब ये पूरी लाइफ तक जाएगा, जीवन भर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सर एग्जाम्पल से समझाओ। और रिडीमेबल में होगा एक टाइमलाइन होगी और यहां जाके अपने को कुछ तो रिकवर होगा। रिडेम्पशन वैल्यू जिसको बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू तुमको मिलेगी से ₹1000 आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसा लिखा होगा, तो ये रिडीमेबल है। इररिडीमेबल मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये सॉल्व करना है आपको। ओटीसी इश्यूज 1000 15% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। बताना इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पे, 100 पे। डन, ठीक है। हाँ, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, बहुत ध्यान से सुनना, 10 IMC इज इक्वल टू 10,000। IMC का मतलब समझ गए? इशू मैनेजमेंट कॉस्ट, कल बताया था इसका दूसरा नाम
इशू मैनेजमेंट कॉस्ट भी है, हो सकता है ये भी ना लिखा हो सकता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब मिला के 10,000 रुपए हैं जी। कहानी कर देगा वो लंबी चौड़ी केस स्टडी के फॉर्म में, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 10,000 रुपए, अभी क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में नहीं बताया, रुपए में बताया, 10,000 रुपए है। टैक्स गिवन है, यस 50%, और हमसे पूछा गया है केडी बताओ, तो बता दो, इसका केडी बताओ। इतना सीखा ना तुमने, चलो इसको सॉल्व करो, इससे मत्था मारो, कोशिश करो, इसको फोड़ो, क्रैक इट, जस्ट क्रैक इट, खुद दिमाग लगाओ। क्या लग रहा है दिमाग? आप भी लगाओ, मैं भी लगाता हूं, देखता हूं कौन पहले क्रैक कर लेता है। बहुत ही सिंपल है यार। पहले ना तुम कभी भी, जैसे इसका मैं अभी बहुत आसान है, मैं तुमको एक इसका रटने वाला फॉर्मूला दे दूंगा और तुम यूं कर लेते, फॉर्मूला रटा हुआ है लगा दिया। बट इंस्टीट्यूट आजकल क्या कर रहा है, मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं, कहते हैं कि वो अभी बोला ना, अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है। आईसीआई का पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इस वजह से बना रहा है, और लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते जा रहे हैं कि लगातार एफएम कॉम्प्लिकेट हो रहा है। बहुत ही सिंपल, वो ना फॉर्मूला रट के सॉल्व करने की जो टेक्निक थी ना, वो उसको बाईपास कर रहा है बार बार, कह रहा है अच्छा बेटा यहाँ तो फॉर्मूला ही रटा होगा ना, मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड में फॉर्मूले वाला मेथड पूछता ही नहीं, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला मेथड, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस लगा देता हूं और थोड़ा सा डेटा उसमें से टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूं, तो अपने आप फंस जाएगा। आप समझ रहे हो, वो ट्रैप्स बिछा रहा है, लैंड माइंस, हमको उसके ट्रैप में फंसना नहीं है दोस्त। यस, अब ये टोटल क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है जी 1000 डिवेंचर इशू किए। सबसे पहला इशू क्या किया, इशू प्राइस बताओ मेरे को, 100 पे इशू किया, 1000 किया, और डिस्काउंट दिया उसने 10 रुपए का, मतलब -10, मतलब ₹90 पे इशू किया। सो टोटल इशू प्राइस क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 90 इंटू 1000 इशू किए थे, 90,000 हो गया सर। यस बोलो, यस और नो। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, डिस्काउंट पे इशू किया भाई, इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। यस, अच्छा कौन करता है यार इशू इनको, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी यस, बैंक यस, करती है ना ये सारा, स्टार्टअप कर सकते हैं यस, जो मर्जी करो यार, सब कर सकते हैं यस। अब सुनो, अब लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, अब लमसम में दिया हुआ है यहाँ 10,000 रुपये, तो ये माइनस करेंगे तो अपने को क्या आएगा, 80,000 रुपीज। ये क्या है, नेट प्रोसीड्स। अपने को यहां पे कैश इनफ्लो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओटीसी लिमिटेड को कैश इनफ्लो 0 ईयर में क्या आया, ₹80,000, बोलो ना यस और नो, ₹80,000 नेट प्रोसीड, माई 80,000, नॉट 1,00,000, नॉट 90,000, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नेट प्रोसीड का मतलब समझ में आ गया, क्यों हमने सीखा था, अप्लाई कर लिया, डन, इतना समझा, डन। इसके बाद व्हाट इट सेज कि ये 15% डिवेंचर है 100 पे, मतलब ये कहना क्या चाहता है भाई, कहना ये चाहता है कि भाई ऐसा है, मैं आपको हर महीने, सॉरी हर साल 15 रुपए पर डिवेंचर आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा। कितना दूंगा, 15 रुपीज, रुक जाओ। सो व्हाट इज इंटरेस्ट, ₹15 पर डिवेंचर, और डिवेंचर कितने हैं, इंटू 1000, तो कितना हो गया, 15,000। क्या ये इतना दे रहा है, एक्चुअली इतना दे रहा है, क्योंकि ये किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे, तो कर दिया। सर ये नहीं भूलना आप कि यहां पे टैक्स 50% दे रहा है, तो टैक्स की वजह से इंटरेस्ट इसका सेव होगा, इंटरेस्ट इसका सेव होगा। तो
एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट पर एनम क्या है इसका, बताओ। पर एनम कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 15,000 कर रहा है, 1 माइनस टैक्स कर रहा है, बोलो यस और नो। तो एक्चुअल पेमेंट इसकी क्या हो रही है? 15,000, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 7,500 रुपी, यस और नो? 7,500 रुपी। मतलब ये टाइमलाइन क्या कहती है? वापस से आ गए, कह रहे जी पहले साल में मैं 7,500 रुपए दूंगा, एक्चुअल पेमेंट में ये मेरा हो गया कैश आउटफ्लो, ये था कंपनी का इनफ्लो। इस इनफ्लो के बदले में 80,000 जो लिया है ना, उसके बदले में पूरे जीवन, दूसरे साल में भी दूंगा 7,500, तीसरे साल में भी दूंगा 7,500 एंड सो ऑन इन्फिनाइट टाइम तक तुमको देता रहूंगा, अनंत काल तक देता रहूंगा 7,500। क्या इसमें कोई रिडेम्पशन वैल्यू है एट द एंड ऑफ? एंड तो है ही नहीं ना, एक पैसा मिलता रहेगा, जान दो जान दो जान दो जान दो। मतलब ये देख के ही लग रहा है कि ये परपेचुइटी का मामला है, परपेचुअल है, लाइफ टाइम है। तो दो वर्ड यहां को देखने को मिलेगा। ये जो हमारा इंटरेस्ट है ना, दो चीजें देखने को मिलेंगी, परपेचुअल है या लाइफ टाइम है, ये मेंशन्ड होगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब दो चीजें अपने को समझ में आ गई। हमें मिला है, जो हमें मिला 80,000, जो हमने दिया 7,500। अब हमें निकालना है इसकी कॉस्ट। परपेचुइटी के केस में टीवीएम कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई बच्चा बताएगा? मैं डिकोड करता हूं, मेरे को बताना, आप बताना। ये है तुम्हारा पीवी, बोलो यस और नो। और ये है तुम्हारा अनंत काल तक चलने वाला कैश आउटफ्लो। इसको करना है डिस्काउंट और इसको करना है पीवी के बराबर। तो क्या करते हैं हम? हमारा फॉर्मूला परपेचुइटी के केस में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस टाइम वैल्यू अपन या फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस जो मैंने 3 लेक्चर कराए उसमें क्या है? पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आई। आई इज नथिंग बट केडी परसेंटेज, यही निकालना है हमको, कोई बात नहीं। पीवी का मतलब क्या है? कैश इनफ्लो है। पीवी का मतलब क्या हो सकता है? करंट मार्केट प्राइस हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, मतलब बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इश्यू प्राइस हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? अल्टीमेटली नेट प्रोसीड्स हो सकता है, जो अभी निकाला है हमने, प्रोसीड्स। तो 1 2 3 4 चार टर्म इसके लिए बने। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को समझेगा। अभी वाले क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, जो अभी गिवन क्वेश्चन था ओटीसी लिमिटेड का, उसमें क्या है? ये नेट प्रोसीड, इश्यू प्राइस गिवन था, हमने फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के नेट प्रोसीड ले लिया। मतलब सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला कहता है नेट प्रोसीड, ये है कैश इनफ्लो। इसको निकालने का तरीका है ए अपॉन आई, परपेचुइटी का आई निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? पीवी की जगह, अच्छा आई केडी हो गया, और ए क्या हो गया? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो कितना है? ये कितना है? ये है आई 1 माइनस टैक्स, यस और नो? जो अभी हमने निकाला था आई 1 माइनस टैक्स। हमारे केस में जरा उस पिक्चर को यहां रखने से पहले इस फॉर्मूले को डेवलप कर लेते। पीवी की जगह मैंने लिखा नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय केडी। हमको निकालना क्या है? केडी। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। दोस्तों आपका फॉर्मूला बन के बाहर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला यू आर लुकिंग फॉर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मूला यू आर लुकिंग फॉर। टीवीएम ने ये फॉर्मूला पैदा किया, केडी इज इक्वल टू आई। क्यों डेराइव करके दे रहा हूं, क्यों ये फंडे से दे रहा हूं?
क्यों मैं रटवा नहीं रहा? रीजन है, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट क्या खेल करेगा। टैक्स होगा तो कंसिडर कर लेंगे, टैक्स नहीं होगा तो आई अपॉन एनपी हो जाएगा, डिपेंड करता है, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना हमको आता है, केडी परसेंटेज में हमको निकालना है। अभी के केस में अगर मैं देखूं तो मेरा केडी इज इक्वल टू आई वन माइनस टैक्स मैंने निकाला 15,000, बोलो ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 माइनस 0.5 अपॉन नेट प्रोसीड मेरा है 80,000। कैसे आया, कैसे आया था ये निकला कहां से था? 1 लाख माइनस 10,000 डिस्काउंट माइनस 10,000, यहां से ये आया था। सो इज इक्वल टू 7,500 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू, करो भाई, 7,500 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू 0.09375, मतलब 9.375%. This is my KD and this is your materials question also, my question also. So two things you received from here. You got a gift of KD formula with derivation and with time value of money concept. तो ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम, ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम, सॉरी ये वाला फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रखना हैगा, ठीक है। अरे यार सॉरी गुरु, हट जाए यार, रुक जाओ, इसको मैं घेरे में डाल दूं। यस, ये नोट कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है। इररिडीमेबल डिवेंचर के केस में वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। डन डन, लॉक करें, ये हो गया इस एग्जाम्पल से। अब आईसीआई मैट हो या आईसीएसआई मैट हो, कितने भी क्वेश्चन हो ऐसे ही सॉल्व होंगे, जो मर्जी कर लो, थोड़ा बहुत जो भी घुमा लो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले, देख लेंगे। डन, यहां तक कोई भी डाउट हो मोबाइल उठाओ, फटाफट मेरे को डाउट भेजो, ठीक है। आई होप कि तुमने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा, टाइमलाइन समझा, नेट प्रोसीड निकाला, कोई गलती नहीं करी तुमने। जो एनुअल इंटरेस्ट जो पे करना है टैक्स बचा के, टैक्स काट के, I1 माइनस टैक्स करके, वो देखा। इन्फिनाइट तक करना है, अनंत काल तक करना है, लाइफ टाइम करना है। परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा, उसमें से यही आई बाहर करना था, हमने फॉर्मूले को स्ट्रेट किया। बस बिकॉज इंटरेस्ट है तो टैक्स सेव करेगा, इसीलिए 1 माइनस टी का फॉर्मूला में एक इंसर्शन है। दिस आई इज नॉट दैट आई, दिस इज ए, दिस इज बेसिकली दिस इज ए, राइट, एंड दिस इज बेसिकली आई, जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यूज करते हैं, एंड दिस इज नेट प्रोसीड। इसी से अब अगर इसको देसी भाषा में समझना चाहते हो, दिस इज व्हाट हमने दिया और दिस इज व्हाट हमने लिया, इसी के परसेंटेज को हमने केडी बोला। डन, लॉक करें, यस, नोटेड। चलो अब और सीखते हैं, बहुत सीखना है अभी, नए नए उसमें चले क्या, नहीं एक और करते हैं। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा वाला, रिडीमेबल डिवेंचर। ये डिवेंचर क्या कहता है कि देखो जी ऐसा है, मैं इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा। ये पहले कहता क्या है, ये सुनो, तुम मुझे कुछ दोगे, मेरे पास नेट प्रोसीड तो आएगा ही आएगा तुमसे, ये तो मेरा कैश इनफ्लो होगा, तुम तो दोगे ना 1000 का कुछ भी, 100 डिवेंचर ऑफ 1000 ईच एट 15% डिवेंचर, तो तुम देने ही वाले हो। नेट प्रोसीड मेरे पास आएगा, इंटरेस्ट मैं तेरे को देंगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करके तेरे को देंगा, प्लस मैं तेरे को 5 साल के लिए दे रहा हूं, फॉर 5 years, मीन्स देयर विल बी अ टर्म, क्योंकि रिडीमेबल है तो एक लाइफ टाइम नहीं है, ये इररिडीमेबल नहीं है, एक लाइफ टाइम तक के लिए, 5 साल, 10 साल, 7 साल, 20 साल टर्म होगा, 10 years, और एट द एंड ऑफ 10 year यू विल गेट रिडेम्पशन वैल्यू, यू विल गेट रिडेम्पशन वैल्यू। मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, एक नेट प्रोसीड और एक रिडेम्पशन वैल्यू, एनपी एंड आरवी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स और दूसरा टर्म। 4 बातें हो गई। सबसे पहला तो नेट प्रोसीड आएगा, दूसरा मैं इंटरेस्ट दूंगा, तीसरा एक समय तक दूंगा और एंड ऑफ द डे मैं तुझे रिडेम्पशन वैल्यू दूंगा। अब इंटरेस्ट तेरे को मैं इक्वल अमाउंट्स का भी दे सकता हूं और हो सकता है अनइक्वल भी हो जाए, बट अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं। सर इस केस में अगर मुझे कैलकुलेट करना हो केडी, ये 4 बातें मेरे सामने चिपक के आ जाएं, इसमें मुझे केडी परसेंटेज में निकालना हो कॉस्ट ऑफ डेट, मैं कैसे निकालूंगा? ये सिचुएशन है। सर एक एग्जांपल रखो, फिर मैं आपको यूं निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने एक नायाब सा एग्जांपल। चलो देखो कैसे ये इशू होगा। 4 बातें ध्यान रखनी है रिडीमेबल डिबेंचर के केस में। ये चारों बातें ढूंढनी है क्वेश्चन के अंदर, उसकी इंटरप्रिटेशन पूरी आनी चाहिए। कहीं कोई मिस्टेक ट्रैप्स होंगे तो उसको तोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो एग्जांपल, ओटीसी लिमिटेड इश्यूज issues 10,000 10% debentures of ₹1,000 each। कितने साल के लिए? फॉर 10 years। ठीक है, इसको किसी बुक में क्वेश्चन में टर्म लिखा होगा, कहीं पे मेच्योरिटी लिखी होगी, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। इस 10 ईयर को ऐसे डिफाइन किया होगा, जानबूझ के मैं लिखता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लिखा होता है। 10 ईयर्स टर्म और मेच्योरिटी है 10 ईयर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, करेंटली द debentures are trading at ₹900 in the market। ठीक है, टैक्स रेट दूं नहीं दूं? टैक्स तो कुछ करना ही पड़ेगा यार। टैक्स रेट नहीं, अभी रहने देता हूँ, इसमें टैक्स नहीं देता। तुमको पहले सिंपल कैलकुलेट कराना, मतलब मेरा मन था कि मैं टैक्स डाल दूँ थोड़ा सा, नहीं डालता। 900, ठीक है, फाइंड आउट, लेट्स मेक इट सिंपल। केडी, सो इसमें देख के ही लग रहा है ना कि एक तो ईयर है, तो 10वें साल में ये रिडीम होगा। रिडीम कितने पे होगा, कोई बता सकता है? रिडीम कितने पे होगा? रिडेम्पशन वैल्यू लिखी हुई है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? अगर नहीं लिखी हुई तो फेस वैल्यू कितनी है? यही रिडीम होगा। तो रिडीम क्या होगा? यही होगा। एक बात पहले डिकोड कर रहा हूं। दूसरा, 10% डिवेंचर है तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 1000 पे होगा, फेस वैल्यू पे होगा। ट्रेडिंग एट 900 है तो हम कैलकुलेट किस पे करेंगे? बताओ, कैलकुलेट किस पे करेंगे? हम तो आज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो आज पे जिंदा है। दिस इज माई करंट मार्केट प्राइस, सो माई नेट प्रोसीड विल बी करंट मार्केट प्राइस। गॉट इट? हमेशा याद रखना इस बात को, अगर उसकी करंट मार्केट प्राइस दी हुई है और हम डिवेंचर के केस में कैलकुलेट कर रहे हैं, वी विल बी कंसिडरिंग सीएमपी। ये सब पे नोट देता हूं, पहले डिस्कशन कर रहा हूं, आई विल गिव यू अ नोट ऑल्सो। ठीक है, ये सबको मैं नोट करके दूंगा। डन है? समझा क्या? रुको, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप खुद से दिमाग लगाओ, इतनी बातें दी हैं मैंने। पहले तो ये सारा नोट कर लो जो ऊपर है, और उसके बाद दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर मैं इसको सॉल्व भी करवाता हूं, इसके नोट्स भी देता हूं और इसका पूरा फंडा भी समझाता हूं। ये वाला पेज नोट करो, आई होप पॉज करके नोट करना। ये 1 मिनट, यहीं से था ना? हाँ, यहां से था। यस, ये वाला पेज नोट करना, देन पॉज करके ये नोट करो, देन पॉज करके ये नोट करो,
देन पॉज करके ये नोट करो एंड देन ये नोट करके रिडीमेबल डिवेंचर का ये क्वेश्चन क्रैक करने की कोशिश करो। 2-3 मिनट पहले ट्राई करना, फिर आगे देखना। लेट्स स्टार्ट नाउ। करो करो, ट्राई करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर तुमने पहले नहीं किया है तो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं इसमें। घुमड़ घुमड़ के वहीं पहुंच जाओगे। सुनो, कोई बात नहीं, ज़रा मुझे पेज क्रिएट करने दो, फिर बात करता हूँ। ऐड पेज, एक सेकेंड देना यार। आफ्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो गए पेजेज यार, बहुत ज़्यादा लिखता हूँ मैं, इतना नहीं लिखना चाहिए भाई। कहाँ गया भाई पेज, किधर गुरु, ओ तेरी, बढ़िया यार। कहाँ गए भाई पेज, इंसर्ट ब्लैंक पेजेज, एक मिनट। आफ्टर, ठीक है, यस। सो गाइस, where is the question is the, बे यार, ये था ना हमारा क्वेश्चन। सॉरी गाइस, तुम्हें परेशान और कर दिया मैंने। ये वाले पेज पे थे, ऐड पेज, कुछ तो गलत कर दिया मैंने, दिमाग में कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, ठीक है। पेज नंबर 46 के बाद ऐड करना है भाई। यस कर, हाँ अब ठीक है। सुनो, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को डील करने के ना, केडी फाइंड आउट करने के 2 टेक्निक हमें बताए गए। ये लिख लो आप, फंडा नंबर 9, मेथड्स टू, और बाकी सारे जो नोट्स बोले अभी सब लिखवाता हूं। मेथड्स टू कैलकुलेट केडी इन केस ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। एग्जाम्पल यही स्टैटिक रहेगा, इसी को सॉल्व करना है। सो इसके 2 मेथड्स है। पहला है रट्टा मार पहला है नॉन टीवीएम टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आपको नाम से ही लग रहा होगा अप्रॉक्सीमेट कुछ तो आने वाला है, एकदम पक्का तो आने वाला नहीं है पूरी तरह। इंडस्ट्री क्या यूज करती है सर, टीवीएम टेक्निक यूज करती है। उनके पास तो कैलकुलेटर है ना, एक तो एग्जाम के लिए जुगाड़ बताया आईसीआई ने। तो ये मत सोच लेना कि यही ब्रह्मांड है, ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज द फाइनल टेक्निक, नो। दूसरी टेक्निक है टीवीएम टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं पीवी टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं वाईटीएम। नोट करना है, यस, आएंगे एग्जाम में, होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, और आईसीआई का इधर ही फोकस ज़्यादा है आजकल। और तीसरा है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, इसी को बोलते हैं। तो अपने पास रिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, केडी निकालने के लिए 2 टेक्निक है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड और नॉन टीवीएम एंड टीवीएम, ठीक है। मतलब एकदम अकाउंटिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग मेथड जिसको बोल सको आप, जो कि जिसमें
पीवी का कॉन्सेप्ट मोटा मोटा लगता है, एवरेज आउट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सर सबसे पहले कौन सा हम लिखे, कौन सा करें, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड, तुमको मजा आएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला रटना है और इसमें कुछ है ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक। अप्रॉक्सीमेशन मेथड ये कहता है के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस, ऑफ कोर्स 1 माइनस टैक्स करना ही है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टर्म और लाइफ, सॉरी नॉट होल डिवाइड, एक मिनट सॉरी, के डी इज इक्वल टू एंड होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज करना है। शॉर्ट में लिखूं आई 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय टर्म लाइफ टी होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज माई के डी परसेंटेज। ये मेरे को निकलेगा, तुम इसको पहले नोट करो, फिर इसमें मैं एक एक कंपोनेंट को समझाएंगा। दिस इज द टेक्निक इज द डन छे। दिस इज कॉल्ड एज अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अप्रॉक्सीमेट, अभी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को निकालो जरा, इस पे इंटरेस्ट टैक्स तो मैंने रखा ही नहीं था, ठीक है, ऊपर वाले में निकालते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। सो इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट इज 100 ऑन हाउ मच, हाँ 100 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं गिवन है, कोई रिडेम्पशन वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू नोट में बाद में देता हूं, कैलकुलेट करते पहले फेस वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर मैं नोट भी लिखवा देता हूं। तो 100 कुछ तो गलत कर रहे, हजार नॉट 100, 1000, ये रहा 1000। नेट प्रोसीड मैंने क्या बोला, करंट मार्केट प्राइस को लेंगे, नोट देता हूं इसके ऊपर भी, 900 प्लस सॉरी माइनस 900 डिवाइडेड बाय टर्म, कितने दिनों में, ये कह रहा है जी 10वें साल में दूंगा ये रिडेम्पशन वैल्यू, 10 साल तक तो तुमको इंटरेस्ट दूंगा और 10th ईयर में मैं तुमको ये दूंगा, तो डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी 1000 प्लस 900 का एवरेज आउट 2, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। सो माई के डी विल बी 100 प्लस करो इसका 100/10, 1000 माइनस 900, 100 अपॉन 10, 10, सो ये हो गया 110, 110 डिवाइडेड बाय 19, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8, क्या बात करते हो, हाँ तो 950, 950, तो करो भाई 100 डिवाइडेड बाय 950 इज इक्वल टू 10.52, 0.10526 मतलब 53 इज इक्वल टू 10.53%. This is my KD. I got it. This is called as approximation method.
इंडस्ट्री इसको वैलिड नहीं मानती है, जुगाड़ तंत्र है, ये जुगाड़ बोलते हैं इसको, लेकिन एग्जाम में आएगा तो अप्रोक्सीमेशन मेथड खूब आता है, पॉपुलर है। लेटेस्ट एग्जाम्स में धोखा कर रहा है, ये कह रहा है ना 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 ना, ये तो तू फॉर्मूला रट के आया भाई, तू तो बना ही देगा इसको, कोई बात नहीं, फिर से सुनो। अप्रोक्सीमेशन मेथड बोले तो क्या, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय टर्म होल लाइफ, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, मतलब इधर निकाला एवरेज, इधर भी निकाला 10 साल में पर साल कितना देने वाला है, 10 रुपया, 10 साल में कितना देने वाला है, और इधर है इंटरेस्ट। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन किया इसने, अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग टेक्निक है, मोटा मोटा कैलकुलेशन करके हमने केडी निकाल लिया। अरे वो इंटू 100 नहीं करता मैं यार, छोड़ो ना 100, कई बच्चों को तो सर यहाँ इंटू 100 करना था, ओ भाई बच्चों वाली बात मत करो, पॉइंट में निकाला, आप परसेंटेज में निकाल लेते हैं, बचपन में पढ़ रखा है, ठीक है, हाँ इससे मार्क्स नहीं कटते, डोंट वरी, यस पता होता है उनको, ठीक है, यस। तो ये मेरा निकल गया, एक मेथड तो मेरा ये है। अब इसमें ना छोटे छोटे नोट्स ले लो, अभी कुछ कुछ बातें करी है ना मैंने, नोट्स। सबसे पहला आरवी के ऊपर रिडेम्पशन, वैल्यू, इफ नॉट otherwise mentioned in sum, take face value, ठीक है, डन। अगर लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज और 10%, तो क्या करोगे, प्रीमियम पे रिडीम होगा, ये बताया हुआ है। रिडेम्पशन कैन बी एट पार, कल ही एक्सप्लेन किया था, इट कैन बी एट प्रीमियम, इट कैन बी एट डिस्काउंट, so whatever has been given then okay, if not given, not explained in the question, then what will you take, you will take the face value, done। तो आरवी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड एनपी, नेट प्रोसीड्स आज पर, जो फंडा हमने सीखा था, फंडा ऑफ एनपी, जो हमने सीख लिया ऑलरेडी, एनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउएवर एग्जाम अलर्ट, in case the current market price of debenture is mentioned in the question or sum, take CMP as valid reference टू कैलकुलेट एनपी। क्यों बोला वैलिड रेफरेंस वर्ड, क्यों यूज किया मैंने, ये टर्म क्यों यूज किया। मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बातें करता हूं, थोड़ा लीक से हट के बात करता हूं। वैलिड रेफरेंस मतलब हो सकता है सीएमपी के बाद इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट की बात हो, तो मेरा जो बेस पॉइंट होगा वो क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस होगा। मैं इस क्वेश्चन में बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही सिंपल, स्लो जा रहा हूं मैं। 900 रुपया है और इस पे फ्लोटेशन कॉस्ट 100 रुपया है, तो 800 रुपया ही होगा। तो आप कभी भी ना इस पे नहीं, ये क्या कहता है, ओटीसी इश्यूड इतना, डेट ऑफ रुपीज इतना, ये बताने का मतलब ये फेस वैल्यू है उसकी, इसी पे रिडीम होगी, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। अगर रिडेम्पशन के लिए अलग से लाइन लिखी होती तो वो लेते, आरवी वो लेते, बट लिखा नहीं है, तो अपन को क्या करना है, ये जब क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये यूज करना है, नॉट अदरवाइज मेंशन्ड, और इसी को लिख दो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ये सब अलर्ट्स हैं, ठीक है, डन डन डन।
तो आरबी भी हो गया, एनपी भी हो गया, टर्म तुमको क्लियर है, ठीक है। नेट प्रोसीड इज नथिंग बट कैश इनफ्लो, डन। ये हर जगह डिफाइन करो दिमाग में कैलकुलेशन चलती चले। आरबी इज नथिंग बट कैश आउटफ्लो, पे करूंगा पे करूंगा पे करूंगा। अब एक तीसरी चीज, टर्म भी क्लियर है, एक तीसरी चीज इंटरेस्ट। ये पता है टू बी कैलकुलेटेड, ये नोट्स एकदम एक बार रिवाइज करोगे खत्म करनी। टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, नंबर 1। नंबर 2, mention I1 minus tax if tax info is given, generally given होगा in sum। 99%, 99.99% ये गिवन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है तो टैक्स आएगा, क्वेश्चन को लॉजिकल बनाने के लिए। बट मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई क्वेश्चन में नहीं डालता हूं, क्योंकि मुझे टेक्निक पहले क्लियर करनी है, ना कि टैक्स की कंप्यूटेशन में फंसाना है मुझे। अभी नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन में क्या होगा, 1 माइनस टैक्स हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं। दिस इज वॉट यू शुड रिमेंबर वाइल यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब इस पे पहले सवाल करेंगे, फिर मैं जाऊंगा IRR TVM टेक्निक के ऊपर, उससे पहले नहीं जाऊंगा। तो अब बुक निकालो, बड़े देर के बाद बुक की बारी आई है। जब तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो, और जब फौज मुखातिब हो तो तलवार निकालो। अब निकालो तलवार अपनी, नोटिंग कर लो पहले यार, सॉरी कहाँ से हम नोटिंग कर रहे थे, फंडा नंबर, ये क्वेश्चन के बाद फंडा नंबर ये नोटो। इसको पॉज करके नोट करो पहले, फिर बुक पे चलते हैं। नहीं फुल स्क्रीन दो, ये लो नोटो विदाउट डिस्टर्बेंस। यहाँ पॉज करके नोट करो ये वाला, एंड देन इसको भी पॉज करके नोट कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, चलेगा। चलो बॉस, अब क्वेश्चंस करते हैं। कुछ नहीं, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ नहीं, एक एक बारीक बात, छोटी छोटी बातों को ना बहुत ध्यान से पकड़ के रखना। ये शुरू शुरू में लगता है कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, हाँ हो गया हो गया, ठीक है। ये सब मैंने कवर कर दिया है, सब यहाँ तक लगभग सब कवर कर दिया है। फटाफट करेंगे, ये सब कवर किया हमने, टैक्स शील्ड वगैरह। यहाँ आ जाओ, ये फॉर्मूले हमने कर लिए हैं सारा, डन। ये वाला क्वेश्चन कल आपको होमवर्क की दिया था, जरा ये देखो। सपोज द अमाउंट ऑफ लोन, देखिए फटाफट। सपोज द अमाउंट ऑफ लोन, अपनी बुक पे आ जाना, पेज नंबर 4.4 पे। अमाउंट ऑफ लोन इज 5 लाख, इंटरेस्ट रेट अप टू इतना इज 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10% कितना होगा, 30,000, 30,000। ओके, इंटरेस्ट रेट अबव 3 लाख इज 12% पर एनम, मतलब 24,000, यही होगा ना, 24,000। टैक्स रेट इज इतना, तो ये हो गया 54,000 का इंटरेस्ट, इसमें जाएगा 1 माइनस टैक्स 0.4, ऐसे कैलकुलेट करो। तो ये 54 का 60%, 54,000 का सॉरी का 60%, तो 32,400, तो नेट इंटरेस्ट विल बी 32,400। ठीक है, 40% तो सेविंग हो गई। ठीक है, 32,400 हो गया जी, इंटरेस्ट आ गया। टैक्स रेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट, तो 5 लाख दिया कितना, 5 लाख मिला कितना, 5 लाख दिया कितना, 32,400 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये रहा, इंटू 100 इज इक्वल टू दिस। इजी, ठीक है, ये होमवर्क था कल का। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आइदर दिस वे, ठीक है। इन्होंने इंटरेस्ट वही I माइनस टी रेट्स को कर दिया, 10% को कर दिया, इसको कर दिया, उसको कैलकुलेट कर दिया, एक 3 लाख पे एक 2 लाख पे कैलकुलेट किया, 6 पॉइंट वेटेड एवरेज की तरह निकाल दिया। ये वाला देखो, वेटेड एवरेज निकाल दिया डेट का ही, 3 लाख बाय इतना इंटू 6%, और 3 लाख बाय इतना इंटू 7.2, ये टैक्स माइनस करके 10% और बाय 7.2, राइट, इजी था। एग्जाम्पल नंबर 2, इससे अच्छे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। इफ द कंपनी रेजेस डेट देन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट विल बी 2 लाख एंड द अमाउंट ऑफ डेट विल बी इतना, मतलब एनुअल इंटरेस्ट पे किया 2 लाख और हमारा डेट हुआ 10 लाख। ठीक है, अच्छा जी, बाकी हमें क्या करना,
टैक्स रेट 30% है, हमको बोल रहा है भाई कॉस्ट ऑफ डेट बताओ। ये सब इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? 2 लाख, 2 लाख, क्लियर है? 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स। तो 7 दूने 14, 1,40,000, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs is equal to 14 into 100 is equal to 14%. As simple as that. ये तो बहुत ही सिंपल था। यस, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। यहां पे देखना है, इस क्वेश्चन को करोगे, ये आपका होमवर्क है। फेस वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, जैसा हमने क्वेश्चन, मार्केट प्राइस गिवन है, बताओ ये लोगे या ये लोगे। इंटरेस्ट के लिए 100 और नेट प्रोसीड के लिए ये, और यहां पे टैक्स रेट गिवन है। ठीक है, यहां पे टैक्स रेट गिवन है 30, 40 एंड 20 अलग अलग। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका होमवर्क है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, बहुत ही इजी है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, अप्रोक्सीमेशन मेथड, यही यूज किया हमने। ठीक है, अभी तक यही सीखा है तुमने। इस पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं। सपोज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 125, फेस वैल्यू इज इतना। ध्यान से देखो, ये बार बार ये नोट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट 10%, लाइफ 5 years, टैक्स 40%, रिडेम्पशन वैल्यू एट 5th ईयर एंड 150। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 100 है, ये कितना है, 125 है। यहाँ आरवी दिया हुआ है, आरवी मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है यार, हमने किया है, यहीं पे करो ना फटाफट। तो 100, ये कितना हो गया, 10% पर एनम। तो फेस वैल्यू पे 10, 1 माइनस टैक्स, सो 1 माइनस 0.4 प्लस 150 रिडीमेबल वैल्यू, ये गिवन है 5 साल के एंड में 150, माइनस नेट प्रोसीड कितना है 125, डिवाइडेड बाय टर्म कितना है 5 साल बाय 5, होल डिवाइडेड बाय कितना है 150 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 8% जो भी आएगा कैलकुलेट करो, दैट्स इट, सिंपल। पांचवा, इसको किससे बोल रहा है, हाँ ये भी सिंपल है। ये वाली टेक्निक अभी आपको नहीं कराई है, तो ये आपको ट्राई अभी नहीं करना है। ठीक है, ये तो अलग ही टॉपिक है। ओके, अगर मैं चलूं इसके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पार्ट में, वेट, क्वेश्चंस में, ये भी वाईटीएम टेक्निक है, एक मिनट, ये भी वाईटीएम टेक्निक है। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर, ये आपका होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, ये भी आपका होमवर्क है, नोट करो होमवर्क्स। 4.29, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, जस्ट यू ट्राई एंड यू विल गेट इट। 4.29, एक तो उधर एग्जाम्पल में दिए 2 होमवर्क, ये दिया आपको 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 अभी आपको यूज नहीं करना, इससे आगे विल डिस्कस एंड विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बस आज इतना संभालो। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने पूरा कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल दोनों सीखा, और रिडीमेबल का एक मेथड रह गया जिसे हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या वाईटीएम मेथड, या पीवी टेक्निक वाला मेथड, या टीवीएम टेक्निक वाला मेथड। वो कल करेंगे विद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दिस इज आवर ड्यूटी फॉर टारगेट फॉर नेक्स्ट क्लास। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। ख्याल तो जरूर रखना, ये सारे होमवर्क करके मेरे को प्लीज़ भेज देना, और जो भी डाउट है यहाँ तक क्लियर कर लेना, व्हाटएवर। ये दोनों क्वेश्चन में कुछ मिल सकता है, नहीं तो एक रिवीजन होगा। अच्छा, एंड नेक्स्ट क्लास अपन इसी से शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट।